सलेमपुर से क्यों हार गई बीजेपी जनता पार्टी का वोट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। सपा का जो कुल मत प्रतिशत है वो अचानक से उछलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ थे ही। छोटा सा उदाहरण हम भाट पार रानी के विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव भी शुरू हो गया था। सलेमपुर के विकास के लिए एक क्या क्लियर विजन रखा गया है। इनके जो भी अपने बनाए हुए वोट बैंक थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। वैसे तो चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जब किसी चुनाव में किसी बड़ी पार्टी या किसी ऐसे बड़े चेहरे की हार होती है तो उसके पीछे का कारण जानना जनता के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आज हम सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सीट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सलेमपुर से क्यों हार गई बीजेपी, या यूं कह लें कि सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 बार से लगातार सांसद थे, वो आखिर तीसरी बार क्यों हार गए। अपना हैट्रिक लगाने में वो इस बार कैसे चूक गए। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ पुराने आंकड़े एक बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी थे, जो कि तीसरी बार भी लगभग उतने ही मत पाकर हार गए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2014 में रविंद्र कुशवाहा जी भाजपा से प्रत्याशी थे और इनको कुल 45 से 46% के आसपास का मत मिला। वहीं रविंद्र कुशवाहा जी 2019 में भी लगभग 50 से 51% का मत पाने में सफल रहे थे, जबकि 2024 के चुनाव में इनको कुल 43 से 44% मत मिला। सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं, तो इस आंकड़े को देख के हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, जैसा कि लोगों में चर्चा है। ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का 2014 में कुल मत प्रतिशत था 18 से 19 के बीच। वहीं 2014 में ही बसपा का कुल मत प्रतिशत था 18 से 19% के बीच। लेकिन 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और इन दोनों लोग को कुल मिला के 38% वोट मिले, जिसे अगर हम चाहें तो अगर अलग अलग करके देखें तो इनको हम आधे आधे पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 2019 में भी समाजवादी पार्टी को 19 से 20% के बीच मत मिला, वहीं बसपा को 2019 में 19 से 20% का मत मिला। बात कर ले 2024 में, तो सपा को 44 से 45% के बीच मत मिला, वहीं बसपा को लगभग 8 से 9% के बीच ही मत मिला। अगर हम इस आंकड़े को भी देखें तो बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा काफी नीचे गिरता हुआ हमें यहाँ नजर आया इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं सपा का जो कुल मत प्रतिशत है वो अचानक से उछलकर 20 से पहुंच गया 44-45 के बीच में। हाँ, ये बात भी है कि इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से था, जिसकी वजह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसके ठीक विपरीत जैसा हम ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला है, ऐसा कुछ भी इस आंकड़े को देख के हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज लगभग भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कोर वोट है वो मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कुछ प्रतिशत मत जरूर कम हुए हैं, जिसके कारण भी हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो अचानक से लगभग दोगुना हो चला, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी विजेता होने में सलेमपुर से सफल रही। या यूं कह लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाने में सफल हो सकी। एक बात हमें यह भी समझना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ थे ही, लेकिन यहां से बसपा का लगभग 10% मत वो भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। ऐसा इस आंकड़े को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, नहीं तो अकेले समाजवादी पार्टी का उछाल इतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाता। लगातार अखिलेश यादव जी भी ये भाषणों में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं,
और साथ में संविधान का वास्ता देते हुए उन्होंने इस वोट को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने की प्रयास की और बहुत हद तक वो इस कन्वर्जन में सफल भी रहे, जिसका परिणाम हम अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सलेमपुर से आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इसके 10 कारणों की, जिसमें सबसे पहला कारण जो निकल के आता है वो आता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे बहुत छोटे स्तर पे हम अपने सांसद रविंद्र कुशवाहा जी की बात करें, अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब समाज में बहुत ऊंची दिखने लगती हैं तो उसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है और उसका परिणाम भी राजनेता को भुगतना पड़ता है। जैसे पिछले 2 बार से लगातार सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा जी, उसके पहले भी इनके परिवार से इनके पिताजी लगातार सांसद रहे, विधायक रहे और आने वाले समय में भी ये चाहते थे कि इनके परिवार का ही कोई सदस्य सांसद या विधायक चुना जाए, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हम भाटपार रानी के विधानसभा चुनाव को लेके देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने अपने भाई को पिछले बार होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। ये बात अलग है कि वो वहां पे सफल नहीं हो सके, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं का पहला कदम उन्होंने वहां पे दिखा दिया था। और इसी से निकल के आता है हमारे पास दूसरा कारण, जिससे कार्यकर्ताओं में मन मुटाव होना शुरू हो गया। लगातार 10 साल से सांसद रहने के बावजूद भी भाजपा के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे या जो थोड़े बड़े नेता थे, उनके बीच मन मुटाव पनपना शुरू हो गया था। जैसा कि यहाँ पे स्थानीय लोग बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ऐसा मानते हैं कि लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव भी शुरू हो गया था, जिसका एक परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिला। अगला कारण, जैसा कि मैंने आपको अपने शुरुआती वीडियो में बताया भी था, 3-4 वीडियो मैंने आपको सलेमपुर से दे दिया है, आप चाहें तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। बहुत जगह पे रविंद्र कुशवाहा जी का लगातार विरोध हमें देखने को मिल रहा था। तो हम तीसरा कारण मान सकते हैं कि जो जन भावनाएं थी सलेमपुर में, उसका कद्र कहीं ना कहीं नहीं किया गया। जब भी कहीं विरोध हुआ, वहां पे बातों को समझ के, वहां की समस्याओं को समझ के कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए था, वहां पे तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये करने में असफल रहे। अगर हम बात करें चौथे कारण की, तो सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया आम लोगों के बीच से, जो ज्यादातर लोग मानते हैं, वो ये है कि सांसद चुने जाने के बाद कई क्षेत्रों या कई गांवों में सांसद जी का कभी आना जाना नहीं हुआ। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि एक सांसद हर गांव में विजिट करे या हर क्षेत्र को विजिट करे। उनके प्रतिनिधि होते हैं जो हर क्षेत्र को, हर गांव को टच करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 10 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है और सांसद जी ने कहीं ना कहीं इस 10 साल के दौरान कई क्षेत्रों को और कई गांवों को सीधा ही नजरअंदाज किया, जिसका फायदा विपक्षियों ने भी भरपूर उठाया। और ये हमारा बनता है अगला कारण, विपक्षियों द्वारा जनता में नाराजगी को बढ़ावा देना। जनता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा जी से नाराज थी और विपक्षी को हमेशा एक छोटा सा मौका चाहिए होता है, जिसको सलेमपुर में विपक्षियों ने भरपूर भुना लिया और जनता की जो नाराजगी थी उसे और भी ज्यादा बढ़ाने में उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। अगला कारण हम देख सकते हैं, भाजपा से जुड़े लोगों का भाजपा प्रत्याशी के साथ रहने का दिखावा करना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है लोगों के द्वारा। कुछ ऐसे उम्रदराज लोग हैं, कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं, जिनसे बात करने पे ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हें वोट तो किया ही, लेकिन जैसे पिछले 2 चुनावों में उन्होंने बढ़ चढ़ के और भी लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का अपील किया, उसमें कहीं ना कहीं इस बार कमी देखने को मिली, जिसका असर चुनाव परिणाम पे पड़ा। अगले कारण की बात करें तो ये भी एक बड़ा मुद्दा सलेमपुर में देखने को मिला। आम लोगों का ये कहना है कि पिछले 10 वर्षों में सांसद जी ने जो भी काम किया उसकी जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुंच सकी। कुछ लोग तो सीधे ही ये कहते हैं कि 10 साल में आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी ने किया ही क्या था।
10 साल से सांसद रहे, उनको 2-2 बार मौका दिया गया, लेकिन किसी भी काम को लेके वो कभी जनता के बीच नहीं आए। हालांकि ये संभव नहीं है। अगर 10 साल से वो इस क्षेत्र में है तो थोड़े बहुत काम या बहुत काम उन्होंने किए जरूर होंगे, लेकिन जब तक आम जनता तक उसे नहीं पहुंचाया जाएगा, उस पूरे काम का कोई भी परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमें सलेमपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में दिखा भी। साथ ही आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए सलेमपुर के विकास के लिए क्या क्लियर विजन है, इस पे भी खुल के बात नहीं की गई। कभी भी किसी भी मंच से, किसी भी पर्चे के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कभी ये बात बताने का प्रयास नहीं किया गया कि आखिर आने वाले 5 वर्षों में सलेमपुर के विकास के लिए एक क्या क्लियर विजन रखा गया है, जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ या रविंद्र कुशवाहा की तरफ अट्रैक्ट होकर उन्हें वोट करें। ऐसा कोई भी बात कभी भी किसी भी मंच से नहीं बताया गया। वहीं बात करें इस बार अखिलेश यादव का जो लहर रहा, उसे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नजरअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। शुरुआत से ही जब से कांग्रेस का साथ अखिलेश यादव को मिला, अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे आगे निकलते नजर आए, जहां उनको रोक पाना संभव नहीं हुआ और इसका प्रभाव हमारे सलेमपुर के रिजल्ट पे भी देखने को मिला। इस लहर में समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया, जिससे कि उनके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा जी को टक्कर देने में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। वहीं बात करें अपने 10वें और अंतिम कारण की, तो शुरुआत में जब अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, उसके पहले 3 ऐसे प्रत्याशी थे जो लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, जिसमें सबसे पहले राजेश सिंह दयाल जी, दूसरे नंबर पे योगेश्वर सिंह जी और तीसरे नंबर पे स्वामी आनंद स्वरूप जी लगातार क्षेत्र में बने हुए थे और धीरे धीरे इन लोगों ने भी अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर लिया था। लेकिन जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हो गई और इन तीनों लोगों का टिकट ना मिलना तय हुआ, तब से इनके जो भी अपने बनाए हुए वोट बैंक थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। व्यक्तिगत रूप से भले ही इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, लेकिन जो इन लोगों के चाहने वाले थे, जो इनके पीछे चलने वाले एक बड़े समर्थक वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखा और वो कहीं ना कहीं जाके जुड़े समाजवादी पार्टी से, जिसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। वैसे कारण और भी हो सकते हैं आपके नजर में, अगर इसके अलावा भी कोई कारण आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे कारण हूबहू जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सटीक होंगे, लेकिन लोगों के द्वारा जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही 10 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।